बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। आपको बता दें कि आज मॉनसून सत्र का सबसे अहम दिन है, क्योंकि आज से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। पक्ष और विपक्ष को दोनों को अपने अपने समय मिलेंगे इस पर चर्चा करने के लिए। और साथ ही आपको बता दें कि 10 अगस्त को पीएम मोदी इस चर्चा के बाद जवाब देते नजर आएंगे, जिसका यहां विपक्ष को सबसे ज्यादा इंतजार है। आपको बता दें मणिपुर का मुद्दा खींचते खींचते अविश्वास प्रस्ताव तक आ ही गया है और आज से अविश्वास प्रस्ताव पर लगातार चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको बता दें। वहीं आपको बता दें कि कल दिल्ली सेवा बिल पर यहां पर तमाम बहस हुई और तमाम चीजों पर लगातार बहस होती रही, लेकिन विपक्ष यहां पर अपनी साठगांठ नहीं बचा पाया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, विपक्ष मणिपुर पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है। चर्चा शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा विपक्ष के आपसी अविश्वास के लिए अविश्वास प्रस्ताव आया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी। वही आपको बता दें डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है डेरेक ओब्रायन। इस वक्त की बड़ी जानकारी। इससे पहले आपको बता दें कि संजय सिंह को भी निलंबित किया गया था। इस वक्त की बड़ी जानकारी। बचे हुए इस सत्र के लिए उन्हें निलंबित किया गया। इससे पहले आप सांसद संजय सिंह निलंबित हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी। दिल्ली सेवा बिल पर INDIA गठबंधन की हार हो चुकी है, जिसे वो सेमीफाइनल मान रहा था। दिल्ली के अधिकारों पर बीजेपी ने केजरीवाल को हरा दिया है। दिल्ली सेवा बिल पर हार के बाद केजरीवाल का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। उन्होंने कहा बीजेपी ने चोर दरवाजे से दिल्ली को हथियाने की कोशिश की है। आज से लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि 3 दिन तक 18 घंटे यहां पर चर्चा होगी। पक्ष और विपक्ष को समय मिलेंगे यहां पर सवाल और जवाब करने के। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज आपको बता दें अविश्वास प्रस्ताव से पहले यहां एनडीए की बड़ी बैठक हुई, जिसमें पूरी रणनीति तैयार हुई है और यह बयान जो है वो सूत्रों से सामने आया है कि साफ तौर पर पीएम मोदी ने कहा कि अपने खुद में अविश्वास है इन लोगों को, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे कि कल से राहुल गांधी की नई पारी शुरू हुई थी। हालांकि पक्ष लगातार कह रहा है कि अभी पूरी तरह से उनकी जो दोष सिद्धि है उसको नकारा नहीं गया है और अभी से कांग्रेस इतना सेलिब्रेट कर रही है। वहीं तीसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे कि यहां पर दिल्ली सेवा बिल जब पास हुआ उसके बाद अमित शाह ने विपक्ष को बढ़ चढ़कर घेरा। साफ तौर पर कहा कि इनके खुद में अविश्वास है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाए। दिल्ली सेवा बिल में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की किसी भी गाइडलाइन को हम यहां नकारते नजर नहीं आएंगे और दिल्ली सभी की थी, इसलिए दिल्ली को किस तरीके से चलाना है इस पर सरकार अच्छे से जानती है। तो 3 तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। विपक्ष लगातार ये मान रहा था कि दिल्ली सेवा बिल जो है वो सेमीफाइनल है और आप देख सकते हैं कि सेमीफाइनल जो है वो विपक्ष बुरी तरह हारता हुआ नजर आया और आज से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होने वाली है। हालांकि अगर नंबर गेम की बात करें तो यहां पर जो विपक्ष है वो नंबर गेम में बिल्कुल पीछे है, क्योंकि करीब 336 जो सदस्य है वो एनडीए के साथ है, वही 147 के करीब आपको बता दें कि विपक्ष के साथ है। तो साफ तौर पर अविश्वास प्रस्ताव जो है वो एनडीए जीतती नजर आएगी। लेकिन विपक्ष का सिर्फ एक ही यहां पर मकसद है कि पीएम मोदी बोले और वो ये साबित कर ले जाए कि विपक्ष की एकजुटता की वजह से पीएम मोदी यहां बोलते नजर आए हैं। आपको बता दें कि मणिपुर पर पीएम ने 36 सेकंड के अलावा उसके नहीं बोला, इसीलिए लगातार विपक्ष जो है वो चाहता है कि वो यहां आए, एक व्यापक बयान दे। क्या कुछ उन्होंने बोला ये वो सुनना चाहते हैं और मणिपुर पर घेरते नजर आएंगे। आपको बता दें कि यहां पर अविश्वास प्रस्ताव चर्चा से पहले बीजेपी की तरफ से बयान तमाम सामने आए हैं, वो सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं। देखिए, मंगलवार को जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक होती है उसमें आज जो हमारी सूचनाओं के अलावा जो हमें प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला उसमें सबसे बड़ा विषय 9 अगस्त 2023 को जो हमें एक अभियान चलाना है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण यानी वोट बैंक पॉलिटिक्स क्विट इंडिया, ये अभियान हमें 9 अगस्त 2023 से चलाना है। उसमें सारे एमपी जुड़े, ये प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है।
एक 14 अगस्त 2023 को विभाजन विभीषिका दिवस, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को मां भारती की बेड़ियां नहीं, बदन काटा गया, भुजाएं काट दी गई। कितना उथल पुथल मचा उस संबंध में, जो अभी भी जो मां भारती को प्रणाम करने वाले लोग हैं, जो अपना घर बार छोड़ करके यहां आए, उनके बारे में भी उस 14 अगस्त की विभाजन की विभीषिका के बारे में सुनना और उस दिन क्या क्या घटा था उसकी जानकारी, उसके लिए सेमिनार आयोजित करना और एक मौन जुलूस निकालना, ये 14 अगस्त का एक कार्यक्रम हमें मिला है। तीसरा एक कार्यक्रम मिला है आजादी के अमृत महोत्सव के 75 साल का कार्यक्रम पूर्ण होने पर हर घर तिरंगा अभियान 15 अगस्त, और उसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम अमृत कलश यात्रा, हर गांव से निकले और एक शपथ पत्र हो। उस शपथ पत्र में हर नागरिक एक शपथ ले कि मुझे 2047 तक 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है और आत्मनिर्भर भारत बनाने में मेरी जो भी जिम्मेदारी है उसको मैं पूर्ण करूंगा। इसके लिए हर घर से संपर्क करना है। एक शपथ पत्र होगा, विकसित भारत बनाने में जो हमारा एक रोड प्लान होगा, रोड मैप होगा, वो उसको घर के मुखिया को दिया जाएगा। वहां से हम मिट्टी लेंगे, अगर मिट्टी उस घर में या घर के आसपास उपलब्ध नहीं है तो हम चावल लेंगे और वहीं पर ये संकल्प लेंगे, हर घर को कवर करेंगे, फिर हर गांव को कवर करेंगे और फिर गांव के मुखिया के साथ 75 पेड़ उस गांव में लगाएंगे। फिर ये अमृत कलश यात्रा तहसील पे आएगी। तहसील पे एक विराट कार्यक्रम होगा, प्रमुख लोग होंगे जो 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है उसका संकल्प लेंगे ग्रुप में। उसके बाद ये कार्यक्रम जिला लेवल पर होगा और फिर ये राज्य लेवल पर होगा और फिर दिल्ली में करीब 8,500 कलश भी आएंगे, साथ में पेड़ भी आएंगे और एक अमृत वाटिका जिसका स्थान तय होगा उसमें उसको लगाना है। ये करीब सरदार पटेल जी की जो 31 अक्टूबर का दिन है वहां तक ये चलने का संभावना है। तो ये कुछ बड़े बड़े कार्यक्रम, मोटे मोटे कार्यक्रम दिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे आपको पता है कि ये घमंडिया गठबंधन लेकर के आया है और इस घमंडिया गठबंधन की ये भावना है कि हम आपस में एक हैं क्या, अदरवाइज हमारे पास तो बहुमत है। ये क्यों नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हमारी समझ में नहीं आया, लेकिन शायद उनके मन में ये है कि हम एक हैं क्या, इसकी वो टेस्टिंग करना चाहते हैं। एक टेस्टिंग उन्होंने कल राज्यसभा में भी की और राज्यसभा के फ्लोर पे जो भाषण हुए उससे पता चल गया कि वो कोई मजबूत ग्राउंड पे नहीं थे, दिल्ली को राज्य मान रहे थे। सबके समझ में आया दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र है और ये जो संघ राज्य क्षेत्र में भारत सरकार की जो संविधान में ही जो शक्तियां दी गई है कानून बनाने की, वो विषय कल स्पष्ट हुआ और इस कारण से जितने वोट हमें मिलने चाहिए थे उससे एक वोट अधिक मिला। ये सारे विषयों पे चर्चा आज की बैठक में हुई है। जी सर, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि घमंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। घमंडिया गठबंधन ही
तो आपने बीजेपी की तरफ से बयान सुने। साफ तौर पर उन सभी लोगों का कहना है कि हम फ्रंट फुट पर खेलते, किसी चर्चा से बचने की हम कोशिश नहीं कर रहे। उनका कहना है कि 10 अगस्त को जब पीएम मोदी बोलेंगे तब भी विपक्ष का यही रुख नजर आएगा। वो चिल्लाएंगे, चीखेंगे, पर मणिपुर पर चर्चा नहीं होने देंगे। अब जो बयान है वो हम आपको विपक्ष की तरफ से सुनवा देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होने से पहले सभी का बयान सुनना बेहद अहम हो जाता है। जा रही है परिवारवाद तुष्टीकरण को लेकर अभियान चलाने जा रही है, कई महीनों तक अभियान चलाएगी, ऐसा बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी है, प्रधानमंत्री ने कहा है। बोलेंगे उसको, जब उसको रिप्लाई देना है ठीक ढंग से रिप्लाई पूरा बोलेंगे। लेकिन वो परिवारवाद भ्रष्टाचार की ओर, कांग्रेस की ओर ही निशाना साध रहे हैं या ब्लॉक की ओर निशाना साध रहे हैं। ठीक है। स्पीकर साहब से मुलाकात भी की थी, पत्र भी लिखी, और देखते देखते हमारे तरफ से जो शिकायत दर्ज किया गया था उसके मान्यता देते हुए रिकॉर्ड से वो सारे घटिया बयान को हटा दिया गया थे। हम लोग ये सोचे थे कि ठीक है, जिसपे हमारा आपत्ति जताई थी वो सारे मान लिए हैं लोकसभा के सेक्रेटरी और स्पीकर साहब ने। लेकिन चौंकाने की वाली बात यह है कि रात में फिर हमारे नोटिस में आ गए कि देर रात को फिर सारे जो मुद्दे उन्होंने उठाए थी, जिसके विरोध में हम सदन के अंदर विरोध जताई, ऑन रिकॉर्ड पे विरोध जताई, स्पीकर साहब के पत्रों लिख के विरोध जताई, वो सारे वो ओछी और घटिया इल्जाम जिसके विरोध हम आपत्ति जताए थे, सारे फिर रिकॉर्ड पे आ गए, वापसी अपलोड हो गए। हमारे जो जहां से हम रिकॉर्ड लेते हैं सारे अपलोड हो गए इंटरनेट पे। मतलब इस तरीके की नजीर हमारे देश की पार्लियामेंट्री के इतिहास में कभी नहीं हुई है, मैं बड़े दावा के साथ कह सकता हूं। क्योंकि सदन के अंदर चेयर को जो पीठासीन रहते हैं, चाहे वो स्पीकर साहब हो, चाहे वो चेयरमैन हो, जो भी हो, स्पीकर में जो पीठासीन होते हैं उनको हम स्पीकर मानते और नियमों के मुताबिक आपत्ति भी जताई हम लोग। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि सारे संसदीय और राजनीति की सारे परंपरा को, सारे नियमों को, सारे रीति को, रिवाज को धजिया उड़ाते हुए ये तानाशाही की नजीर संसद के अंदर भी देखा जा रहे हैं। तो हम कहां जाए? हिंदुस्तान की लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा पैदा होते हैं। सदन हमारे लिए, हमारी बात रखने के लिए, मान लीजिए एक मंदिर होते, एक मस्जिद होते और गिरजा होते हैं। अगर हुआ हमें विचार ना मिले, हुआ भी हमारे साथ इस तरीके की बर्ताव होते रहते, हुआ अगर हमें न्याय नहीं मिलते, न्याय की गुहार लगाते हुए भी अगर न्याय नहीं मिलते तो हम कहां जाए? आपको खुद हम दिखाना चाहते हैं फर्क। आप देख के आप भी चौंक जाओगे। ये पहले एक्सपांड किए गए, हटाए गए थे मानिक दूसरा तो सेम उसी में, और रातों रात फिर दोबारा इनको लगाए गए हैं। तो मतलब हटाने की मतलब क्या है? फिर दोबारा इनकी वापसी की मतलब क्या है? आप खुद देख लीजिए। हमारी आपत्ति के चलते जिस शब्दों को हटाए गए थे पहले दिन में, वो रात में फिर आ गए। कौन सा तिलस्म है, कौन सा जादू है, किसके निर्देश पे, आदेश पे सदन कौन चलाते हैं? सदन कौन चलाते हैं? सदन की बाहर से कोई ताकत ये सदन चलाते हैं। बड़ी दावे के साथ ये कहना चाहते हैं, ये हमारे मजबूरी से, मजबूरन हम कहते हैं, हमारे भी दुख होते हैं। क्योंकि अगर ये पंचायत, महापंचायत हिंदुस्तान की लोकतंत्र की, अगर इसको अगर धजिया उड़ाया जाए तो आम जनता, हम कहां जाए? हम आम जनता के नुमाइंदे होते हैं। हमारे खिलाफ बेबुनियाद तथ्यों सामने रखते हुए फिजूले बयान पेश करते रहे, फिजूले शिकायत दर्ज करते रहे, हमारे छवि को धूमिल करने के षड्यंत्र होते रहे।
राहुल गांधी जी हमारे नेता, उनके छवि को धूमिल करने की कोई अगर साजिश हो तो इसको विरोध करना हमारा फर्ज बनता है। और सदन में हम पीठासीन जो रहते हैं उनके पास ही गुहार लगाते हैं, यही हमारे नियम है। फिर भी नियमों की पालन तो नहीं होते, दिन दहाड़े नियमों की उल्लंघन करते हुए इस तरीके की एक नजीर पेश किया जाते हैं जिसमें ये जगजाहिर होते हैं सदन के अंदर भी बाहर वाले ताकतों ने बार बार बेजा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ये देख लो, आप रख देते हैं आप लोगों के सामने, आप लोगों के विचार के लिए। शशि जी का तो अधीर रंजन चौधरी को आपने सुना, बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज राहुल गांधी बोलेंगे और मणिपुर पर 10 अगस्त को पीएम मोदी को भी बोलना पड़ेगा और तब हम उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या कुछ बोलने वाले हैं। आपको बता दें कि कल दिल्ली सेवा बिल पर भी जोरदार हंगामे हुए, चर्चा हुआ और उसके बाद आपको बता दें कि बिल पास हो गया। उसके बाद अमित शाह ने आप और तमाम विपक्षी पार्टियों को जमकर घेरा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो विपक्षी पार्टियां एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहती थी, आज वो एक साथ बैठकर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई हैं, क्योंकि उन सभी लोगों को पता है कि अकेले हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए ये सभी लोग साथ आए हैं। आपको बता दें कि बिल पास होने के बाद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहां पर बीजेपी दिल्ली वालों का दिल नहीं जीत पाई, इसलिए अविश्वास यहां पर जो प्रस्ताव है हम लेकर आए और उन्होंने दिल्ली का दिल नहीं जीता, इसीलिए अब चोर दरवाजे से दिल्ली में घुसना चाहती है। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको सुनवा देते हैं। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आज का दिन भारत के इतिहास में एक तरह से भारतीय जनतंत्र के लिए काला दिन साबित हुआ। आज संसद के अंदर दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला बिल पास कर दिया गया। ये बिल दिल्ली के लोगों को बेबस बना देता है, असहाय बनाता है, लाचार बनाता है, गुलाम बनाता है। जब हम आजाद नहीं हुए थे 1935 में, अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था। उस कानून का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उस कानून में अंग्रेजों ने यह लिखा था कि भारत में चुनाव तो होंगे, लेकिन जो सरकार चुनी जाएगी उसको कोई काम करने की पावर नहीं होगी, काम करने की शक्तियां नहीं होंगी। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने संविधान बनाया और संविधान में हमने लिखा कि चुनाव होंगे, लोग अपनी सरकार चुनेंगे और जो सरकार चुनेंगे उस सरकार को लोगों के लिए काम करने की सारी शक्तियां होंगी। आज आजादी के 75 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के लोगों की आजादी छीन ली। उन्होंने 1935 वाला अंग्रेजों का कानून बनाया है कि दिल्ली के लोग, चुनाव तो होंगे दिल्ली में, दिल्ली के लोग अपनी सरकार तो चुनेंगे, लेकिन उस सरकार को काम करने की कोई भी शक्ति नहीं होगी। ये कानून आज हमारे देश की संसद ने पास किया है। दिल्ली के लोगों की वोट की अब कोई कीमत नहीं बची है। अब सरकार बनाई, उस सरकार की कोई शक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत एक जनतंत्र है, इस जनतंत्र में हम अपनी सरकार चुनते हैं, जनता अपनी सरकार चुनती है और उस सरकार को जनता के लिए काम करने की पूरी ताकत होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। प्रधानमंत्री जी ने एक ही हफ्ते के, सुप्रीम कोर्ट का जैसे आदेश आया, एक हफ्ते के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया और उसके खिलाफ एक अध्यादेश लेके आए। और आज हमारे देश की संसद ने उस अध्यादेश को इस देश का कानून बना दिया कि अब दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार को काम करने की कोई ताकत नहीं होगी। अब इस कानून में लिखा है कि दिल्ली के लोग जो मर्जी सरकार बनाएं, लेकिन उस सरकार को चलाएंगे एलजी साहब और मोदी जी, सीधे सीधे वही लोग चलाएंगे इस सरकार को। तो इससे साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानता। जिस देश के प्रधानमंत्री उस देश की सर्वोच्च अदालत को नहीं मानते, उस देश का क्या भविष्य हो सकता है? सीधे सीधे वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी आदेश पास करे, अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट का आदेश पसंद नहीं आया तो मैं उसके खिलाफ कानून बना के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दूंगा। इतना अहंकार हो गया इन लोगों को। इन लोगों ने देखा कि दिल्ली में
आम आदमी पार्टी को हराना बहुत मुश्किल है। पिछले 4 चुनाव सीधे सीधे 2013 में, 2015 में, 2020 में और उसके बाद एमसीडी का चुनाव, सीधे सीधे 4 चुनाव बीजेपी आम आदमी पार्टी से दिल्ली में हार गई। दिल्ली के अंदर 25 साल से ज्यादा हो गए अब बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। 25 साल से इनको वनवास दिल्ली के लोगों ने दिया हुआ है। तो इनको लगा कि आम आदमी पार्टी को हराना मुश्किल है, तो इन्होंने चोर दरवाजे से, पीछे से चोर दरवाजे से इन्होंने दिल्ली की सत्ता को हथियाने की कोशिश की है। दिल्ली के लोगों ने एक बार आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीट दी और 3 सीट बीजेपी को दी। दूसरी बार 70 में से 62 सीट दी और 8 सीट बीजेपी को दी। तो एक तरह से दिल्ली की जनता ने चिल्ला चिल्ला के बीजेपी को कहा है कि दिल्ली के अंदर दखलंदाजी मत करना। प्रधानमंत्री जी को साफ साफ शब्दों में दिल्ली के लोगों ने कहा, 7 सीट उनको नेशनल चुनाव में 7 सीट दी और दिल्ली के चुनाव में 3 सीट दी। तो मोदी जी को साफ साफ दिल्ली की जनता ने कहा कि दिल्ली के काम में दखलंदाजी मत करना, आप देश संभालो। लेकिन मोदी जी कहते हैं मैं जनता की बात नहीं मानता। इतना अहंकार हो गया, ना जनता को की बात मानते, ना सुप्रीम कोर्ट की बात मानते। और आपको पता है इस कानून में क्या लिखा है, जो कानून आज पास किया है? इस कानून में लिखा है कि दिल्ली के ऊपर से नीचे ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, जितने दिल्ली सरकार के कर्मचारी हैं, उन सारे कर्मचारियों को के बारे में सारी पॉलिसी केंद्र सरकार बनाएगी। उनकी ट्रांसफर पॉलिसी, कौन अधिकारी, कौन चपरासी क्या काम करेगा, ये देश के प्रधानमंत्री बैठ के दिल्ली सरकार का कौन सा चपरासी क्या काम करेगा, कौन सा चपरासी फाइल उठाएगा, कौन सा चपरासी चाय पिलाएगा, कौन सा चपरासी खाना, ये काम रहेगा प्रधानमंत्री जी को। इसके लिए प्रधानमंत्री बनाया था देश का कि आप दिल्ली के चपरासियों की ट्रांसफर पॉलिसी बनाओगे बैठ के प्रधानमंत्री बनके। आप केंद्र चलाओ ना, आप दिल्ली के अंदर क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 7-8 साल में बिना किसी पावर के भी हम लोगों ने जो काम किए हैं, हमने इतने शानदार स्कूल बनाए, इतने शानदार अस्पताल बनाए, 24 घंटे बिजली कर दी, बिजली फ्री कर दी, पानी घर घर पहुंचा रहे हैं, सड़कें बनाई, इतने सारे काम हम लोगों ने कर दिए। इनसे वो काम नहीं हो रहे। 30-30 साल से गुजरात के अंदर इनकी सरकार है, बेड़ा गर्क है गुजरात का। हरियाणा के अंदर इनकी सरकार बनी, हरियाणा में बेड़ा गर्क है इनका। मणिपुर के अंदर बीजेपी की सरकार है, मणिपुर को जला दिया इन लोगों ने। इसलिए केजरीवाल के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते, काम में कंपटीशन नहीं कर सकते, हमारे जैसे काम नहीं कर सकते, आम आदमी पार्टी के जैसे काम नहीं कर सकते। इसलिए केजरीवाल को काम करने से रोको, किसी भी तरह से केजरीवाल को काम करने से रोको, बस ये इनका मकसद है। मैं सुन रहा था अमित शाह जी को, वहां पे संसद में भाषण दे रहे थे, कहते हैं झगड़ते बहुत हैं ये लोग, झगड़ते बहुत हैं ये लोग। मैं स्कूल बनाता हूं, ये मेरे को स्कूल नहीं बना देते। फिर मैं जब इनसे कहता हूं मेरे को स्कूल बना देने दो, तो कहते हैं झगड़ता बहुत है केजरीवाल। मैं मोहल्ला क्लिनिक बनाता हूं, मेरे मोहल्ला क्लिनिक तोड़वा दिए इन लोगों ने। फिर कहते हैं केजरीवाल झगड़ता बहुत है, मैं इनको कहता हूं मेरे को मोहल्ला क्लिनिक बनाने दो। मैं अस्पताल में दवाइयां फ्री करता हूं, कहते हैं दवाइयां फ्री क्यों करता है। मैं बिजली फ्री करता हूं, कहते हैं केजरीवाल फ्री भी दे रहा है, फ्री की रेवड़ियां दे रहा है, कहते हैं झगड़ते बहुत हैं। मैं जो भी करता हूं, चाहे झगड़ता हूं चाहे जो भी करता हूं, दिल्ली के लोगों को पसंद हूं। इसीलिए 3 बार 4-4 बार दिल्ली के लोगों ने मेरे को, जो भी कर रहा हूं ठीक ही कर रहा हूं, तभी 4-4 बार लोगों ने हमें वोट दिया। और होम मिनिस्टर अमित शाह जी क्या कहते हैं, मैंने सुना उनको संसद में, हमारे पास पावर है, संविधान ने हमें पावर दी है कानून पास करने की, हमारे पास पावर है, हमें सुप्रीम कोर्ट ने पावर दी है ये कानून पास करने की। अरे आपको पावर दी है जनता की सेवा करने की, जनता के ऊपर अत्याचार करने के लिए पावर नहीं दी है आपको। इतना घमंड मत कीजिए अमित शाह जी। आपको पावर दी गई है ताकि आप विकास करें देश का, आपको पावर दी गई है ताकि आप देश के लोगों को शक्तिशाली बनाएं। आपको पावर इसलिए नहीं दी गई है कि आप देश के लोगों को लाचार बना दें और उनके वोट का अधिकार छीन लें। ये जो आप पावर 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 कर रहे हो, ये पावर आपको जनता की सेवा करने के लिए दी गई है।
मैंने देखा है अमित शाह जी पिछले चुनाव में आप घर घर जाके दिल्ली के अंदर पर्चे बांट रहे थे, एक एक घर में जाके आप पर्चे बांट रहे थे। दिल्ली के लोगों ने आपको नकार दिया। अब आप दिल्ली के लोगों को तमाचा मारने आ गए। केजरीवाल से नफरत करते करते इस नफरत में इतने अंधे हो गए कि आपने दिल्ली के लोगों के ऊपर अत्याचार करना चालू कर दिया। और मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं, 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी आप खुद आए थे दिल्ली, आपका भाषण उठा के देखिए। आपने दिल्ली की जनता को प्रॉमिस किया था कि मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, मैं अब दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाऊंगा। उसके पहले, हर चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किए हैं दिल्ली के अंदर दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए। और आज आप लोगों ने दिल्ली के लोगों की पीठ में छुरा घोंप दिया, अपनी वादे से मुकर गए। अगर आप ऐसे करोगे फिर प्रधानमंत्री पे कौन यकीन करेगा? आपने खुद बोला था 2014 में कि मैं फुल स्टेटहुड बनाऊंगा, फिर कौन जनता आपके ऊपर यकीन करेगी? 2015 में आपने मेरी शक्तियां छीनी दिल्ली सरकार की। जैसी हमारी सरकार बनी आपने हमारी शक्तियां छीन ली नोटिफिकेशन जारी करके। फिर भी बिना शक्तियों के हमने काम किया और दिल्ली की जनता ने मेरे को 2020 में 62 सीट दे के दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। क्यों? क्योंकि मैं दिल्ली का बेटा हूं और आप दिल्ली के नेता बनना चाहते हो। दिल्ली के लोगों को अपना बेटा पसंद है और दिल्ली के लोगों को आप जैसे नेता नहीं चाहिए। हम दिल्ली वाले दिल्ली से बहुत प्यार करते हैं और हम जानते हैं कि बीजेपी दिल्ली के लोगों से नफरत करती है, दिल्ली वालों से नफरत करती है। इस बार दिल्ली के लोग बीजेपी को एक भी सीट नहीं देंगे, लोकसभा में एक भी सीट नहीं देंगे। इस पूरे संघर्ष के अंदर बहुत सारी पार्टियों ने, बहुत सारे नेताओं ने दिल्ली के लोगों का साथ दिया। उन सब नेताओं को और उन सब पार्टियों को मैं तहे दिल से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद बोलता हूं। अमित शाह जी की बात बिल्कुल सही है। जो 2015 से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने काम किए, उसी की वजह से अमित शाह जी को ये बिल लेके आना पड़ा, उसी की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिल लेके आना पड़ा। जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने फ्री बिजली दी, 24 घंटे बिजली दी, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने घर घर पानी दिया, फ्री दिया, जो गरीबों के बच्चों को अच्छे स्कूल दिए, हर गरीब को अच्छा इलाज दिया, इलाके इलाके में मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, सड़कें बनवाई, क्या क्या नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने। इनकी सरकारें 20-20 साल से, 30-30 साल से इन राज्यों में चल रही हैं। गुजरात में चल रही है, मध्य प्रदेश में चल रही है, उत्तर प्रदेश में चल रही है। एक सरकार बता दीजिए जो 24 घंटे बिजली देती है, फ्री देती है। एक सरकार बता दीजिए जो गरीब के बच्चों को शानदार वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूल देती है। एक सरकार बता दीजिए जो एक गरीब परिवार को लाखों का इलाज मुफ्त में कराती है। पूरे देश में एक ही ऐसी सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार से भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर लगता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिखा दिया कि अगर नीयत साफ हो तो जनता के लिए काम हो सकता है। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता का अधिकार छीना है, दिल्ली की जनता के वोट का अधिकार छीना है, क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली के लोग तो अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली के लोग हर इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल को जिताएंगे और इसीलिए आज इस बिल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल के अधिकार नहीं छीने, दिल्ली की सरकार के अधिकार नहीं छीने, दिल्ली के करोड़ों लोगों के वोट के अधिकार को छीना है। जी, आगे उन्होंने ये भी कहा कि आप जैसे इसका जिस तरह से विरोध किया जा रहा है कि संविधान के खिलाफ है या सुप्रीम कोर्ट की आदेश के खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं है। उनका कहना था कि आप इसकी तुलना कर रहे हैं कि संविधान बदल दिया, बेसिक स्ट्रक्चर बदल दिया, ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे, हम इमरजेंसी तो ला नहीं रहे इसको बदल के। और ये क्योंकि पूर्ण राज्य नहीं है, अर्धराज्य और केंद्र शासित प्रदेश है और सुप्रीम कोर्ट ही पावर देता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि हम इसमें बदलाव कर सकते हैं कानून लाकर। सुप्रीम कोर्ट पावर देता है कानून बनाने के लिए, संविधान को लागू करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ये पावर नहीं देता है कि आप कानून से संविधान को पलट दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ये पावर नहीं देता है कि आप एक चुनी हुई सरकार की ताकत छीन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ये ताकत नहीं देता है कि आप संघीय ढांचे को बदल दीजिए।
सुप्रीम कोर्ट और संविधान ये ताकत नहीं देता है कि आप लोकतंत्र को खत्म कर दीजिए। आज भारत कैसा देश बन गया है। हम पाकिस्तान को देखते थे कि वहां पे कोई लोकतंत्र नहीं है, वहां पे कोई संविधान नहीं है, किसी भी प्रकार के आदेश पास हो जाते हैं। आज भारत को पाकिस्तान जैसे देश से बदतर बना दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लोकतंत्र के मंदिर में आज संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। लोकतंत्र के मंदिर में आज लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं, संघीय ढांचे की धज्जियां उड़ रही हैं। तो ये दुख की बात है, दिल्ली के लोगों के लिए दुख की बात है। लेकिन जैसे दिल्ली के लोग अपने हक के लिए लड़ते रहे हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों के हक के लिए लड़ती रही है, हम आगे भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते रहे। गृह मंत्री ने 2-3 ऐसे मौके गिनाए, खासकर जब विजिलेंस सेक्रेटरी का तबादला किया गया। उनका आरोप था कि रातों रात फाइलें इधर उधर की गई। शीश महल के काम छुपाने के लिए शब्द का उन्होंने जिक्र किया, जिसपे विरोध भी हुआ काफी। उसको लिए फीडबैक यूनिट का जिक्र किया कि ऐसी कुछ घटनाएं हुई जिसके कारण हमें आज ये बिल लेके आना पड़ा है। तो मैं गृह मंत्री से पूछना चाहती हूं कि अगर उनको इतनी दिक्कत है अरविंद केजरीवाल से, उन्हें इतनी दिक्कत है चुनी हुई सरकार से, तो आए ना, चुनाव लड़े हमारे खिलाफ, हराए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के चुनाव में। 4 चुनाव आम आदमी पार्टी से हार गए, 4 चुनाव अरविंद केजरीवाल से हार गए। यही अमित शाह जी पर्चे बांट रहे थे घर घर जाके पिछले चुनाव में। उन्होंने घर घर जाके पर्चे बांटे अमित शाह जी ने, फिर भी दिल्ली के लोगों ने वोट नहीं दिया। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया। दिल्ली के लोगों ने अच्छे स्कूलों के लिए वोट दिया, मोहल्ला क्लिनिक के लिए वोट दिया, बिजली पानी के लिए वोट दिया। और आगे भी वो अरविंद केजरीवाल को ही वोट देंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के हर संभव कोशिश के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों के लिए लड़ लड़ के काम करवाया है। आगे क्या कुछ रुख होगा आम आदमी पार्टी का, क्योंकि अब जो जिस तरह से पिछले दिनों में हमें दिखा, जब एक तरह से कानून नहीं बना था, बिल नहीं था, तब भी अधिकारियों के बीच उन्हीं सरकार के बीच खींचातानी रही। अब तो एक तरह से स्पष्ट है कि अधिकारी आपके अधीन नहीं है, तो किस तरह से कामकाज कैसे होगा? देखिए, पिछले 8 साल से दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ताकत नहीं है। अरविंद केजरीवाल की सरकार से ताकत मई 2015 में मोदी जी ने छीन ली थी, लेकिन उस छीनने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी से लड़ लड़ के दिल्ली के लोगों के लिए काम कराए हैं। चाहे बिजली हो, पानी हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, महिलाओं के लिए बस यात्रा हो, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा हो। आज भी हम दिल्ली के लोगों के लिए लड़ते रहेंगे, लेकिन आज जवाब सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं देगी। इस बार जवाब दिल्ली के लोग देंगे, लोकसभा के चुनाव में देंगे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों के वोट का अधिकार छीन रही है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को ये चैलेंज करती हूं कि आप दिल्ली में लोकसभा में एक भी सीट दिखा दो, क्योंकि अब दिल्ली के लोगों को समझ में आ गया है कि कौन उनके साथ है, कौन उसके विरोध में। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का यही बड़ा मुद्दा होगा। बिल्कुल, दिल्ली के लोगों का मुद्दा है ये, आम आदमी पार्टी का मुद्दा नहीं है। आप दिल्ली के लोगों के वोट का अधिकार छीन लोगे और आपको लगता है दिल्ली के लोग जवाब नहीं देंगे। दिल्ली के लोग जिस सरकार को बार बार 90% मेजॉरिटी से चुन के भेजते हैं, आप उनको काम नहीं करने दोगे, आप उनके अधिकार छीन लोगे, आप लोगों के वोट का अधिकार छीन लोगे, तो बिल्कुल दिल्ली के लोग जवाब देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जवाब देंगे, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देंगे। जो है वो शुरू हो गई है। गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाना हमारी मजबूरी थी। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि पीएम यहां पर चुप्पी तोड़ नहीं रहे हैं। मणिपुर के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। गौरव गोगोई के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी, उन्होंने कहा मणिपुर आज इंसाफ मांग रहा है। राहुल मणिपुर गए तो पीएम मोदी
अब उठाना शुरू कर चुका है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, तो तस्वीरें, सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा दी। यहाँ पर आपको बता दें कि संसद में अब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जो है शुरू हो गई है। माना जा रहा था कि राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करेंगे विपक्ष की तरफ से, लेकिन गौरव गोगोई जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया था उन्होंने पेश कर दिया है। और अब यहाँ पर जो चर्चा है वो जारी है। लगातार ये चर्चा किस तरीके से होगी, कितने घंटे होगी, आपको बता दें कि यहाँ पर 3 दिन 18 घंटे चर्चा होगी। विपक्ष और पक्ष दोनों को मौके मिलेंगे सवाल जवाब करने के। और अब चर्चा जो है शुरू हो चुकी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा मणिपुर जो है वो इंसाफ मांग रहा है और पीएम मोदी मणिपुर क्यों नहीं गए जिस तरह राहुल गांधी गए थे। उन्होंने कहा हम पीएम मोदी का मौन व्रत तोड़ना चाहते हैं, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। विपक्ष को भी यह बात पता है कि वो नंबर गेम में काफी पीछे है, अविश्वास प्रस्ताव बुरी तरह फेल हो जाएगा, लेकिन वो ये साफ तौर पर दिखाना चाहते हैं कि विपक्ष की एकजुटता की वजह से पीएम सदन में बोल रहे हैं और मणिपुर पर विपक्ष उनको घेरता हुआ नजर आएगा। हालांकि आपको बता दें कि सरकार की तरफ से यह बयान भी सामने आए कि उन्हें पता है कि 10 अगस्त को जब पीएम मोदी बोलेंगे तो भी जो विपक्ष है वो उन्हें बोलने नहीं देगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, पर मणिपुर पर असल में वो चर्चा नहीं चाहता है, क्योंकि अगर चर्चा होगी तो यहां पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमाम राज्यों पर भी चर्चा करनी पड़ेगी। अब पहले ही अमित शाह ने कहा था हम किसी चर्चा से नहीं डरते और ना ही देश के किसी मुद्दे से डरते हैं, क्योंकि देश ने हमें यहां चुनकर खड़ा किया और हम बहस करने के लिए तैयार हैं। और अब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी है। दिल्ली सेवा बिल को विपक्ष पहले सेमीफाइनल मान रहा था और उसको लग रहा था कि वो सेमीफाइनल वो जीत जाएगा। वहीं आपको बता दें कि यहां पर दिल्ली सेवा बिल पास हो गया और विपक्ष की एकजुटता फेल होती नजर आई। और आज क्या कुछ होगा, लगातार जनसत्ता आपको अपडेट एक दे रहा है। आपको बता दें कि यहां पर गौरव गोगोई ने साफ तौर पर कहा कि मणिपुर के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और पीएम मोदी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। मणिपुर इंसाफ की गुहार यहां पर पीएम मोदी से लगा रहा है। तो इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें आपको बता दें 5 साल बाद फिर से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जो है शुरू हो गई। 2018 में भी विपक्ष की तरफ से आपको बता दें एनडीए के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तब भी बुरी तरह फेल हो गया था। एक बयान जो है वो लगातार वायरल हुआ था, क्योंकि तब पीएम मोदी ने हंसी मजाक में कह दिया था कि 2023 में आप तैयारी करिए और 2023 में भी वापस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आइएगा। और एक बार फिर से वो लेकर आए और कल अमित शाह ने ये साफ तौर पर अपने बयान में कहा कि यहां पर जो पीएम है वो 2024 में फिर से आएंगे। फिलहाल गौरव गोगोई क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवा देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहिए, बताइए, एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। प्रधानमंत्री जी का लेंगे आप, प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हुए और शहर का नाम लेते हुए ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते, वो उनको बताना चाहिए। दफ्तर में जो बात हम आपके विश्वास में रखते हैं और आप जो बात हमें कहते हैं उसकी भी विश्वसनीयता हम बचा के रखते हैं। एक मिनट आप सब एक मिनट बैठिए, एक मिनट मैं बैठा हूं ना। माननीय सदस्य, कभी भी कोई भी विषय, ये मेरा चेंबर भी सदन है, आप जानते हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कभी भी ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए जिसका कोई तथ्य और सत्य ना हो। मेरा है कहना। मैंने जो पब्लिक डोमेन में है सर, जो पब्लिक जो पब्लिक डोमेन में है, इन्होंने जो लेटर दिया है और प्रेस को भी कहा है, और प्रेस को भी कहा है सर, प्रेस के पास अनुभव होता है, प्रेस के पास भी सर इनका लेटर है सर, प्रेस पे चल रहा है, उसके बारे में मैंने पूछा। मैंने कुछ सीक्रेट नहीं पूछा, सीक्रेट इनका जो सीक्रेट है मैंने नहीं पूछा, लेकिन इन्होंने क्या बता रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेके शहर का गरिमा और एक संसद की, उनको पता है, वो बोलने तो हम भी चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते हैं। अगर मंत्री महोदय अगर ये ऐसा नियम शुरू करना चाहते हैं कि सदन आपके दफ्तर में जो बात होती है उसको बाहर उजागर करना चाहेंगे, तो बात हम भी रख सकते हैं सर, हम भी उल्टा बात रख सकते हैं अंदर की।
तो इस प्रकार के आप संसदीय मंत्री हैं, आप इस पब्लिक डोमेन में प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज इन द पब्लिक डोमेन, इट इज इन द मीडिया, इट इज इन द सोशल मीडिया, व्हाट आर यू टॉकिंग? हमारे अध्यक्ष महोदय के दफ्तर में जो बातें करते हैं उसको इस प्रकार से आप उसका उल्लंघन मत करिए। आप संसदीय मंत्री हैं, आपको अपना कर्तव्य याद रखिए। लेटर पब्लिक डोमेन में है, याद रखिए, आपको अपना कर्तव्य याद रखिए। अध्यक्ष महोदय, अब एक मिनट, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कोई भी ऐसा, हम इस सदन की गरिमा के अनुसार बोले, सदन की परंपराओं के अनुसार बोले। अविश्वास प्रस्ताव एक गंभीर प्रस्ताव है, तो मेरा सभी सदस्यों से आग्रह है कि वह चर्चा को गंभीरता से करें तो उचित रहेगा। गौरव गोगोई जी। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव को आपके समक्ष रखता हूं और आपकी अनुमति की अपेक्षा करता हूं कि मैं अपना वक्तव्य रखूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने इंडिया अलायंस के इस अविश्वास प्रस्ताव को आपने स्वीकार किया। जब आपने पूछा कि इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कौन कौन खड़ा है, तो मैं इस मंच से हमारे सारे इंडिया अलायंस दलों के सांसदों को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। सर, ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी मजबूरी है। ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी। ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ के लिए। आप पहले प्रस्ताव रख दो। आप पहले सर, प्रस्ताव मैंने आपसे अनुमति मांगा, मैं प्रस्ताव आगे करता हूं। मैं शुरुआत में उनकी अनुमति मांगी। ये इंसाफ मणिपुर की है, मणिपुर के लिए है। इंसाफ है। मैं पढ़ूं महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि ये सभा मंत्री परिषद में विश्वास का भाव व्यक्त करती है। सर, अध्यक्ष महोदय, ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि अगर कहीं भी नाइंसाफी हो तो वो हर जगह के लिए इंसाफ का खतरा बन सकता है। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो ये जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है, इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है। सर, अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है। अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है। अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। तो आज हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। सर, हमारी मांग स्पष्ट थी कि देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री सदन में आए, अपनी बात रखे, अपनी संवेदना प्रकट करे और उस पर सारे पार्टी समर्थन दे और मणिपुर को एक संदेश जाए कि इस दुख की घड़ी में पूरा सदन मणिपुर के साथ है, हम मणिपुर में शांति चाहते हैं। यह हमारी अपेक्षा थी, यह हमारी अपेक्षा थी। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे, ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे। और इसीलिए अध्यक्ष महोदय, ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। सर, साफ साफ 3 सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृह मंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते
प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए, ये है सवाल पहला। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले, और उसके पश्चात आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ना कोई संवेदना का शब्द, ना कोई शांति की याचना। मंत्री मंडल बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे, हम बोलेंगे। आप बोले, आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनके शब्दों में जो महत्व है वो किसी मंत्री के शब्दों में नहीं है, माफ कीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी अगर प्रधानमंत्री होने के नाते एक शांति की पहल करें, उस कदम में जो ताकत है वो किसी मंत्री या किसी सांसद में वो ताकत नहीं है, एक प्रधानमंत्री होने के नाते। सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया। आपने गुजरात में जब निर्वाचन आए, गुजरात में जब आपको अपनी राजनीति करनी थी तो गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए, एक बार नहीं 2 बार। उत्तराखंड में निर्वाचन आ रहे थे तो उत्तराखंड में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार शायद आपने मुख्यमंत्री बदल किए। त्रिपुरा में निर्वाचन आए तो त्रिपुरा में भी आपने निर्वाचन आपने से पहले अब मुख्यमंत्री को बदला। मणिपुर के मुख्यमंत्री में ऐसा क्या आपने विशेष आपका आशीर्वाद आप दे रहे हैं जिन्होंने खुद कबूल किया है कि आज मेरे कारण एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। ये 3 सवाल हैं सर, और शायद इन 3 सवालों का 3 उत्तर भी